Yesterday we discussed about the chemical shifts, and now it's the next topic, that is the spin-spin coupling. In spin-spin coupling, let us discuss a one nuclei which is spinning at its own axis and another nuclei which is present in its vicinity, not the side one which is shown here, not this one nuclei, but another nuclei, just like this nuclei, green nuclei which is here, it is present in the vicinity of this nuclei. Now, if they are sufficiently close to each other, then magnetic field of one, it will interact with the magnetic field of another if they are sufficiently close to each other. How much the dimension may be? Dimension may be near to the 10⁻⁻1 नैनोमीटर. अगर इतने कम गैप हो दो न्यूक्लियाई के बीच में, तो एक न्यूक्लियाई जो वार मैग्नेट होता है, तो दूसरा न्यूक्लियाई भी क्या हुआ, वार मैग्नेट हुआ. तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगी, या तो रिपेल करेगी या क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. लेकिन हम ये नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई को किस तरह इफेक्ट करेगा. We are going to discuss how the applied magnetic field alters at the one nuclei with the presence of another nuclei which is very close to that one. तो यहां पर आपको एक न्यूक्लियाई एक्स न्यूक्लियाई दिख रहा है, वो एक एक्सिस पे स्पिन कर रहा है. दिस इज द लाइन दैट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज द न्यूक्लियाई विच इज आल्सो हैविंग सम इट्स ओन स्पिन. एंड if you look carefully, then both are spinning in the same direction, both are having the same spin. Now, how the applied magnetic field at the X, it will be affected by the presence of this nuclei. Either it will reinforce the applied magnetic field or it will oppose the. पहले हमने डिस्कस किया पर्टिकुलर न्यूक्लियाई, उसके बाद डिस्कस किया उसके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट, फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एनवायरमेंट, फिर उसके साथ कोई ऐसा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी कर रही है या कुछ और वेरी कर रहा है, तो इस तरह की इफेक्ट जो वो डिस्कस किए. अब मैंने एक न्यूक्लियाई डिस्कस किया, मान लो ये भी प्रोटॉन है दूसरा भी प्रोटॉन है, लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी कम डिस्टेंस है कि एक का मैग्नेटिज्म दूसरे के मैग्नेटिज्म को इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज बोथ आर द वार मैग्नेट्स. लेकिन मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे इफेक्ट कर रहा है, मैं ये डिस्कस करूंगा कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से ये इफेक्ट करेगा. तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा जो नियर बाई न्यूक्लियाई है, या फिर वो उसको क्या करेगा, रीइंफोर्स करेगा. यहां दोनों की स्पिन एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इससे जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो यहां पर आके क्या हो जा रही हैं, एंटी हो जा रही हैं. इट मींस इट इज अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. इट इज, क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. इसी तरह की सिचुएशन जो साइड वाइज देखी जा सकती है. दिस इज अगेन द सेम न्यूक्लियाई एक्स हियर एज दिस वन, इट इज अगेन स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन, बट साइमल्टेनियसली अनदर न्यूक्लियाई इज देयर विच इज स्पिनिंग in anti-direction to the particular direction in which this X nuclei is spinning. तो इससे जो लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं वो यहां पर क्या है, उनकी डायरेक्शन ये आ रही है. दैट मीन्स दे आर रीइंफोर्सिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. सो वेरी सिंपल सेंस इज देयर कि कोई भी एटम है, न्यूक्लियाई है, तो उसके पास में कोई और न्यूक्लियाई है, तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इफेक्ट कर सकता है, या वो उसको रीइंफोर्स करेगा या उसको क्या करेगा, अपोज करेगा. कितनी की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो सकती है इसकी, जो साइड वाइज न्यूक्लियाई है, जो ग्रीन न्यूक्लियाई की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये 0.1 माइक्रो टेस्ला के अराउंड वर्ट भी है, तो भी इतना मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने के अफेक्ट जो वो कर सकता है. इतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पर्टिकुलर एक बार मैग्नेट जो दूसरे बार मैग्नेट के ऊपर इन केस ऑफ द न्यूक्लियाई जो वो पॉसिबल है. सो इट मीन्स आइदर इट विल अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इट विल रीइंफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. द सिचुएशन कैन बी viewed फॉर ए कंपाउंड below here. So this is the same spin here. So this is, अगर सेम स्पिन है दोनों की, तो लाइंस इस तरह से ओरिजिनेट हो रही हैं कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, डायरेक्शन नेगेटिव है.
और अगर स्पिन एंटी है तो एंटी स्पिन से जो लाइन ओरिजिनेट हो रही है वो क्या कर रही हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही हैं, रीइंफोर्स कर रही हैं. Now, how the field is affected at that nuclei and what will be the NMR signal that is present there. इसमें जो पर्टिकुलर एक न्यूक्लियाई है उसमें क्या होगा कि या तो वो B0 प्लस BA दैट इज द रीइंफोर्स्ड फील्ड, उसमें वो एड अप हो रहा है, या उसको अपोज कर रहा तो क्या होगा B0 माइनस BA. तो पर्टिकुलर जो न्यूक्लियाई है जिसको मैंने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर के अंदर जो एनक्लोज कर रखा है दिस न्यूक्लियाई, ये जो है इसके ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, B0 प्लस BA और B0 माइनस BA. दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो अपोज भी कर सकता है और वो रीइंफोर्स भी कर सकता है. बिकॉज ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड द पर्टिकुलर प्रोटॉन विल हैव द टू लार्मर फ्रीक्वेंसीज. इफ इट इज हैविंग टू लार्मर फ्रीक्वेंसीज then resonance will occur at two Larmor frequencies. तो एक जो B0 माइनस BA पे इसका सिग्नल आएगा बिकॉज ऑफ द अपोजिंग एक्शन, और एक इसका सिग्नल जो किस पे आएगा B0 प्लस B बिकॉज ऑफ द रीइंफोर्स्ड फील्ड. लेकिन दोनों में जो डिफरेंस होगा कितना होगा 2BA. व्हाट इज BA? BA इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पर्टिकुलर दिस प्रोटॉन. जो सेकंड प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन को मैंने एक्स पोज किया था पीछे, सो सपोज दिस इज द एक्स प्रोटॉन, दैट इज द ए प्रोटॉन. तो ए प्रोटॉन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है BA. या तो BA जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B0 में से लेस होगा या B0 में ऐड होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो जो है वो NMR सिग्नल डिफरेंट पोजीशन पे आएगा. अगर लेस होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली सिग्नल जो है वो अलग आएगा. सो बिकॉज ऑफ वन प्रोटॉन वी आर हैविंग द टू सिग्नल्स. कितने आ रहे हैं, दो सिग्नल जो वो आ रहे हैं. इट इज ए म्यूचुअल स्प्लिटिंग. म्यूचुअल स्प्लिटिंग का मतलब है कि इस प्रोटॉन का सिग्नल जो है वो इस प्रोटॉन की वजह से डबलेट में चेंज हो गया, तो उसी तरह से दूसरे प्रोटॉन का इस प्रोटॉन की वजह से जो मैग्नेटिक जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, दो में स्प्लिट हो जाएगा. इसको आगे भी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. Let us discuss different types of the protons and the coupling here. You can say different types of the protons or different types of the nuclei even for the time being, क्योंकि H2 जो वो गैसियस स्टेट में होता है और पहला केस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज ऑफ द सॉलिड मटेरियल. सो suppose these are the two nuclei, one nuclei is this one, another nuclei is this one, and it is just like a hydrogen nuclei, so one electron here and one electron that is present here. So this time being you consider it as a H2 molecule and let us say it is the solid state. तो इसकी एक प्रोबेबल अरेंजमेंट किस तरह की हो सकती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो अल्टरनेट पोजीशन में जो उनकी स्पिन अलाइंड होनी चाहिए वो उसकी स्टेबलेस स्टेट होगी. सो दिस स्पिन इज माइनस, दैट स्पिन इज प्लस, अगेन दैट स्पिन इज माइनस, दैट स्पिन इज प्लस. तो हर एक की जो है वो अल्टरनेट आ रही है, स्पिन डाउन, स्पिन अप, स्पिन डाउन एंड स्पिन अप. तो ये इसकी क्या है, स्टेबलेस पोजीशन है. जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और किसी रेडियो 100 मेगाहर्ट्ज पे आप उसको जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चेक कर रहे हो तो उसके आपके पास NMR के कितने सिग्नल आएंगे, दो सिग्नल आएंगे. एक इस प्रोटॉन की वजह से आएगा, एक इस प्रोटॉन की वजह से आएगा. सो दीज टू न्यूक्लियाइज दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू ईदर. वी आर डिस्कसिंग दिस टाइप ऑफ केस हियर. सो दिस एंड दैट विल गिव one signal when there is no coupling between the two nuclei is there. What once the coupling is there, तो एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई की तरफ कपल कर रहा है. कपल भी तभी करेगा जब दोनों की स्पिन जो आपस में एंटी होंगी. क्या होंगी, एंटी होंगी. अगर पैरेलल होंगी तो उसमें कपलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है. सो इस प्रोटॉन की वजह से इसका सिग्नल डबलेट में चेंज हो जाएगा और ऊपर वाले प्रोटॉन का सिग्नल जो है नीचे वाले प्रोटॉन की वजह से डबलेट में चेंज हो जाएगा. सो सी हियर वी आर गेटिंग द टू signals for one proton and two NMR signal for the another proton.
जब दोनों के बीच में कपलिंग नहीं है तो एक एक सिग्नल आ रहा है, ये एक प्रोटॉन के लिए, ये दूसरे प्रोटॉन के लिए है। लेकिन वही सिग्नल जो डबल एट में स्प्लिट हो जा रहे हैं, कब? जब उनके बीच में कपलिंग जो है, स्पिन स्पिन कपलिंग जो वो हो जा रही है, तो एक भी डबल एट में चेंज हो जाएगा, दूसरा भी डबल एट में चेंज हो जाएगा। एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के बीच में गैप कितना है? दैट इज द केमिकल शिफ्ट इन जनरल इफ वी आर नॉट हैविंग द टीएमएस। टेट्रामिथाइलसिलेन नहीं है तो एक सिग्नल और दूसरे सिग्नल के बीच में क्या है? द डिफरेंस, दैट इज द डेल्टा वैल्यू, दैट इज द केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट जो वो वन सिग्नल टू अनदर सिग्नल के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, दैट इज द डेल्टा। जब स्प्लिटिंग हो रही है तो एक मल्टीप्लेट में इसको जो स्प्लिट होके जो सिग्नल आता है, वैसे तो ये सेपरेट शो किया हुआ मैंने, लेकिन बहुत ही कलेक्टिव सा सिग्नल होता है ये, ऐसे लगता है कि दोनों सिग्नल साथ साथ में ही हैं। तो उन सिग्नल के, दोनों सिग्नल के सेंटर से एक लाइन क्रॉस करवा दो, ये रेड लाइंस क्रॉस करवाई हैं, उनके बीच में कितना गैप है? दैट इज टर्म्ड एज द कपलिंग कांस्टेंट, जे वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? जे वैल्यू। इफ इट इज नॉट विविड टू यू, सी हियर, I think now it is clear to you. This I am saying, this is the signal, upper one signal when there is no coupling. That is the signal when coupling is there. एक दूसरे के साथ कपल कर गया। कपल करने के लिए दोनों की जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए? एंटी होनी चाहिए। अगर सेम स्पिन होगी दोनों की तो उसमें जो कपलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। जे वैल्यू जो उसमें नेगेटिव आती है। सो व्हेन देयर इज ए कपलिंग, द ईच सिग्नल इज स्प्लिटिंग इनटू ए डबलेट। तो ये भी डबलेट में चेंज हो गया, ये भी डबलेट में चेंज हो गया। ये जो दो सिग्नल थे ऊपर, दो सिग्नल, अगर टीएमएस नहीं है तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, दैट इज द शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। हियर दिस लाइन एंड दैट लाइन, इट इज अगेन इंडिकेटिंग द केमिकल शिफ्ट। लेकिन जो मल्टीप्लेट यानी डबलेट आपके पास आ रही है, उनके सेंटर में जो रेड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा, दैट इज टर्म्ड एज द कपलिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कपलिंग कांस्टेंट। तो यहां से आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि जे की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी, जबकि डेल्टा की वैल्यू जो है वो लार्जर है। अगर इस तरह का केस हो कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा हो और जे की वैल्यू कम हो, तो आपके पास दोनों सिग्नल जो हैं वो इक्वल हाइट्स के जो बनते हैं, एक सिग्नल भी और दूसरा सिग्नल भी। बट देयर मे बी ए केस, इन दैट केस द जे वैल्यू इज लार्जर देन द डेल्टा वैल्यू। तो नीचे वाला केस जो उसमें जे वैल्यू जो वो लार्जर नजर आ रही है, डेल्टा वैल्यू जो वो शॉर्टर नजर आ रही है, तो उस केस में डबलेट तो बनेगी, लेकिन आउटर सिग्नल छोटा हो जाएगा और इंटरनल सिग्नल जो वो ओवरलैपिंग की वजह से साइज में इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज द केस when the two nuclei they are directly attached to each other and both nuclei they are NMR active। तो कैसे डिस्कस किया मैंने इस केस को कि पहले तो उनकी अरेंजमेंट डिस्कस की कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट स्पिन्स होनी चाहिए, वो उसकी स्टेबलेस्ट स्टेट है। उसके बाद जब उनमें कोई कपलिंग नहीं है दोनों में, when there is no coupling between these two, individual proton is having its own signal, but once there is a coupling you are discussing, then one proton signal is splitted into two, reason being वो जो पीछे अभी हमने केस डिस्कस किया कि B0 प्लस है, या तो वो रीइंफोर्स कर रहा है या उसको अपोज कर रहा है दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो उसके अकॉर्डिंगली दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएंगी। तो एक के अकॉर्डिंगली अलग लार्मर फ्रीक्वेंसी आएगी, दूसरे के अकॉर्डिंगली अलग लार्मर फ्रीक्वेंसी आएंगी। तो दोनों की वजह से जो वो एक एक सिग्नल बनेगा। दीज सिग्नल्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, काफी क्लोजर होते हैं, ये क्लोज होते हैं आपस में। लेकिन कभी कभी ऐसी वैल्यू बात भी हो सकती है कि जे वैल्यू लार्जर हो सकती है और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो वो कम हो सकती है। तो उस केस में इंटरनल सिग्नल जो है मैग्नीफाइड हो जाते हैं और एक्सटर्नल सिग्नल जो है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? स्मॉलर हो जाएगी। सो दैट इज द केस व्हेन द टू न्यूक्लियाई दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द ईच अदर। लेट अस डिस्कस द अनदर केस हियर व्हेन द टू न्यूक्लियाई आर टू बॉन्ड डिस्टेंस। यहां सिंगल बॉन्ड की डिस्टेंस थी पीछे, अगर H2 ही मान लें इसको, H एंड H, तो हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस है। नाउ द नेक्स्ट केस इज देयर व्हेन टू न्यूक्लियाई दे आर
at 2 bond distance, but the center nuclei which is here present here, that is NMR inactive. ये NMR active नहीं है क्या? ये NMR inactive है. So the case is of you can say geminal hydrogens which are present on the same carbon atom. एक ही कार्बन एटम के ऊपर जो वो दोनों हाइड्रोजन जो वो प्रेजेंट हैं. तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियर स्पिन की अरेंजमेंट जो उसको देख लेते हैं. तो मैंने अल्टरनेट पोजीशंस पे इनको सेट करना है. तो पहली पोजीशन मैंने इसकी न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन उसकी स्पिन डाउन. इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां साथ में शो कर रखा है. तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी स्पिन के साथ एंटी अलाइंड होगा अपोजिंग एक्शन में. उसके बाद इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो वो एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी? डाउन होगी. उसके बाद अगली स्पिन को भी मैंने डाउन रखा है. रीजन बीइंग दिस इज ए कार्बन एंड हुंस रूल ऑफ multiplicity says that whenever the orbitals, degenerate orbitals are singly filled, then their spins will be parallel. अगर 2p2 है तो 2px1 और 2py1 आएगा. तो जो 2px में इलेक्ट्रॉन जाएगा और 2py में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उनकी स्पिन जो वो पैरेलल होंगी, ना कि एंटी पैरेलल होंगी. तो ये स्पिन डाउन है तो दूसरी स्पिन क्या आ गई? डाउन आ गई. उसके बाद अगली स्पिन ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अप होगी, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों, एक प्लस हाफ होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस हाफ होगा. अकॉर्डिंगली इसके न्यूक्लियस की स्पिन क्या होगी? डाउन आएगी. सो नाउ इफ यू चेक द स्पिन ऑफ दिस प्रोटॉन एंड स्पिन ऑफ दिस प्रोटॉन, बोथ द स्पिन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. इन दिस केस वी आर हैविंग द जे वैल्यू नेगेटिव. तो इनको हम फिलहाल मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन जो हैं वो एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट नहीं करेंगे, क्योंकि जे की वैल्यू क्या आएगी? इसमें नेगेटिव आएगी. सो लेट अस सी द नेक्स्ट वन केस हियर. व्हेन द 2 न्यूक्लियाई विच आर नाउ एट द 3 बॉन्ड डिस्टेंस, तो बीच में मैंने जो है वो क्या कर दिया? एक बॉन्ड और ऐड कर दिया या कार्बन ऐड कर दिया. सो H, C एंड H. If you arrange all the electrons and the spins, you will find just like this way: spin down, spin up, again spin down, spin parallel for the one carbon atom. तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल होगी. उसके बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आगे, क्योंकि बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड की वजह से इसकी स्पिन डाउन, तो इसकी स्पिन अप आएगी. फिर ये कार्बन एटम आ गया, तो कार्बन एटम की दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या आएंगी? अप आएंगी, बिकॉज दे आर पैरेलल. And then again it is the molecular orbital here, so one spin up, another spin down. So the spin of this nucleus, last nucleus, it will be up. So that is up spin and that is the down spin. तो दोनों स्पिन जो आपस में क्या है? एंटी पैरेलल हैं. They are parallel but their direction is different. It means they can couple with each other. तो इस तरह के प्रोटॉन्स में जो वो कपलिंग पॉसिबल है. So the signal of the one proton will be splitted by the signal of the another proton. So जितनी बार भी आपके पास ओड नंबर केस आएगा, क्या आएगा? ओड नंबर केस. उस केस में जे की वैल्यू जो वो पॉजिटिव होगी. जितनी बार भी आपके पास बॉन्ड का केस जो वो इवन नंबर में आएगा, उतनी बार आपके पास जे की वैल्यू नेगेटिव आएगी. क्या बोला मैंने? ये यहां पर H2 है, H and H they are directly attached to each other, they are separated by single bond. We are having the J value. We are having the J value positive. In the next case, when there are 2 bond gap is there, then J value is negative. When 3 bond gap, then J value is again positive. When 4 bond gap is there, then again J value is negative. तो जब भी इवन नंबर में बॉन्ड गैप आएगा तो वैल्यू जे की नेगेटिव होगी, और जब भी ओड नंबर में जो है वो बॉन्ड गैप आएगा तब जे की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी. तो इस तरह की कपलिंग जो बहुत ज्यादा पॉसिबल होती है. किस तरह की? व्हेन दे आर एट 3 बॉन्ड डिस्टेंस. बहुत सारे केसेस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसी तरह से डिस्कस करते हैं, जिनको कि कपलिंग इसमें पॉसिबल है. तो सिग्नल कैसे स्प्लिट होगा,
तो एक कार्बन के ऊपर होगा, एक दूसरे कार्बन के ऊपर होगा. So these are the vicinal hydrogen both, and these hydrogen couple with each other. How splitting is there, that we will discuss in the next slide. So coupling between the several nuclei. Now we will discuss this part. यहां से आपको थोड़ी सी कपलिंग किस तरह से होती है और किस तरह से नहीं होती है वो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड जो वो हो सकता है. इसको डिस्कस करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है. यहां पर इथाइल का पार्ट लिया है, CH3 एंड CH2. रिमेनिंग पार्ट आई हैव नॉट टेकन हियर. दो ही ग्रुप जो वो डिस्कशन के लिए सफिशिएंट है. इसमें एक का 3 प्रोटॉन का सिग्नल आएगा, दूसरा 2 प्रोटॉन का सिग्नल आएगा, और 2 प्रोटॉन का सिग्नल छोटा होगा और 3 प्रोटॉन का सिग्नल जो है वो बड़ा होगा. तो जनरलाइज फॉर्म में मैंने इसको A3X2 कंसीडर कर लिया. क्या कंसीडर कर लिया? A3X2. सो A3 मीन्स 3 प्रोटॉन्स आर देयर. तो इन तीनों प्रोटॉन्स में जो है वो तीनों प्रोटॉन का जो सिग्नल है इन 2 प्रोटॉन की वजह से स्प्लिट होगा. सो 3 प्रोटॉन का सिग्नल लार्जर होगा, तो पहला प्रोटॉन जो है वो उस सिग्नल को क्या करेगा? 2 में कन्वर्ट कर देगा. दिस प्रोटॉन, इसका 3 का सिग्नल जो है वो ड्यू टू दिस सिंगल प्रोटॉन इट विल बी स्प्लिटेड इनटू द 2 पार्ट्स. रीजन बीइंग B0 अप्लाइड फील्ड को या तो वो प्रोटॉन क्या करेगा? रीइंफोर्स करेगा, या प्रोटॉन क्या करेगा? अपोज करेगा. तो एक रीइंफोर्स वाली वैल्यू आएगी, एक अपोज वाली वैल्यू आएगी. सो इट विल चेंज इनटू ए डबल लेट. उसके बाद इस डबल लेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इस प्रोटॉन की वजह से वो प्रोटॉन जो है उस डबल लेट को द्वारा डबल लेट में चेंज कर देगा. तो इसमें जो है वो इस सिग्नल की भी स्प्लिटिंग हो जाएगी, इसमें जो है वो इस सिग्नल की भी स्प्लिटिंग हो जाएगी. तो अगर इस सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है दोनों की, तो इसकी स्प्लिटिंग से एक अंदर की तरफ सिग्नल आएगा, इसकी स्प्लिटिंग से अंदर की तरफ सिग्नल आएगा. बोथ सिग्नल विल ओवरलैप विद ईच अदर. दोनों सिग्नल ओवरलैप कर जाएंगे. तो ओवरलैप की वजह से सेंटर सिग्नल की हाइट जो वो इंक्रीज हो जाएगी, जबकि ये सिग्नल 2 में स्प्लिट हो रहा है तो साइड वाइज सिग्नल जो वो स्मॉलर आएंगे. क्या आएंगे? स्मॉलर. क्या डिस्कस किया मैंने यहां पर कि ये 3 प्रोटॉन का सिग्नल था. इस पहले प्रोटॉन ने B0 प्लस से B0 माइनस ए के हिसाब से उन 3 प्रोटॉन के सिंगल सिग्नल को डबल में स्प्लिट कर दिया. उसके बाद उस सिग्नल को, किसको? इस अपर वाले सिग्नल को नेक्स्ट प्रोटॉन ने फिर डबल लेट में चेंज कर दिया. तो इसके भी 2 बन जाएंगे, इसके भी 2 बन जाएंगे. लेकिन जो सेंट्रल बनेगा वो कॉमन बनेगा, तो कॉमन की वजह से ओवरलैप हो जाएगा एंड यू विल गेट एन लार्ज सिग्नल एट द सेंटर. The remaining portion we will discuss next time.